हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौधों में अनुकूलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। आंसर है, विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। इसे पौधे का अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के आधार पर पौधे निम्न प्रकार के होते हैं, यानी अनुकूलन जो होता है उसके आधार पर पौधे निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधे की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब इसकी विशेषता हम देखेंगे। पॉइंट है पहला, यह पौधे जल में रहते हैं। पत्तियां प्रायः कटी फटी होती हैं तथा कमजोर और स्पंजी होती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम, जड़ें अल्प विकसित होती हैं, यानी पौधों में पत्तियों पर श्लेष्म में पाए जाते हैं, यानी पौधों में पत्तियां होती हैं और श्लेष्म में पाए जाते हैं, जिससे यह जल के प्रभाव से बचे रहते हैं। उदाहरण देखेंगे, यानी कौन कौन से जलोद्भिद पौधे हैं, तो हाइड्रिला, कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि। अब अगला देखेंगे हम मरोद्भिदी पौधे, जिसमें है मरोद्भिदी पौधे। यह पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। जड़ें अल्प विकसित होती हैं। तना मोटा गूदेदार होता है। पत्तियां नुकीली तथा कांटों में रूपांतरित होती हैं, जैसे नागफनी, रसकस, बबूल आदि। ये मरोद्भिदी पौधों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लवणोद्भिद पौधे। पॉइंट देखेंगे हम, यह पौधे खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तना मोटा तथा सरस होता है। पत्तियां मोटी चमकीली होती हैं। इसमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जैसे राइजोफोरा हो गया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 2 है, नागफनी मरुस्थल में भी जीवित रहता है। इसका कारण बताना है आप लोगों को कि नागफनी मरुस्थल में भी जीवित क्यों रहता है। आंसर है, नागफनी मरुस्थलों में भी जीवित रहता है क्योंकि यह जल की कमी वाले मिट्टी में उगता है। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जड़ें अधिक विकसित होती हैं। अगला पॉइंट है, तना प्रायः मोटा गूदेदार और हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यानी इसमें टिप्पणी लिखना है आपको। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है मैनग्रोव वनस्पति, दूसरा है जरा युजता। तो पहले हम देखेंगे मैनग्रोव वनस्पति क्या है। तो चलिए देखते हैं। मैनग्रोव वनस्पति लवणोद्भिद लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। यह खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर उगते हैं। यह दलदल तथा समुद्र के किनारे अधिक होते हैं। इन वनस्पतियों के तने मोटे तथा सरस होते हैं। इनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन मूल पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम जरा युजता के बारे में। ये है जरा युजता लवणोद्भिद पौधों की विशेषता है। इसमें पितृस्थ अंकुरण होता है। इसके बीज पैतृक पौधों पर ही अंकुरित होते हैं। बीजों का पैतृक पौधों पर ही अंकुरित होना जरा युजता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पर टिप्पणी लिखें। परजीवी पौधे, सहजीवता, कीटभक्षी
यानी परजीवी पौधे, सहजीविता और कीटभक्षी पर आपको टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी में बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। परजीवी पौधे वे पौधे जो जीवित पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, वो परजीवी पौधे कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम सहजीविता, यानी जब दो जीवधारी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों को लाभ होता है तो इस संबंध को सहजीविता कहते हैं और ऐसे जीवों को सहजीवी जीव भी कहते हैं। तो ये था सहजीविता। अब आगे देखेंगे हम कीटभक्षी, यानी कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं। कीटभक्षी पौधे यानी कीटभक्षी पौधे हैं जो ऐसे स्थानों पर रुकते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये हुआ कीटभक्षी पौधे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीजों के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? बीजों के प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां क्या हैं? तो आंसर हम देखेंगे इसका। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने की क्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। यानी जो बीज होते हैं वो पक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिखर जाते हैं, जिन्हें हम यानी इस क्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखेंगे प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां, यानी इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो चलिए, पहला है वायु द्वारा प्रकीर्णन। वायु द्वारा प्रकीर्णन से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, यानी हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, जैसे चीड़ का बीज हुआ। अगला देखेंगे हम जल द्वारा प्रकीर्णन, यानी जल द्वारा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना जल द्वारा प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे बहाव के कारण जो बीज होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, जैसे कमल के बीज का प्रकीर्णन, नारियल के बीज का प्रकीर्णन। आगे देखेंगे हम, आगे है पैराशूट प्रक्रिया द्वारा, यानी कुछ पौधों के फल झटके के साथ बीजों को बाहर निकालते हैं, इसे पैराशूट प्रक्रिया द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। अगला है डी नंबर है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, यानी कुछ पौधों के बीज जंतुओं के शरीर से चिपक कर या अन्य विधि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे जंतु द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। आगे देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 है, बीजों के प्रकीर्णन का महत्व बताइए। ऑप्शन है, आंसर है प्रकीर्णन के फलस्वरूप बीजों को उपयुक्त आवास प्राप्त होता है, जातियों का दूर दूर प्रचार हो जाता है, जिससे जाति के नष्ट होने की संभावना दूर हो जाती है। सी नंबर है जीवन संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती हैं क्योंकि पौधों को उपयुक्त वातावरण प्राप्त हो जाता है। 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न पौधों के बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है? यानी लट, जीरा, कमल और नारियल में इनका प्रकीर्णन कैसे होता है, आपको ये लिखना है इसमें, यानी इनका प्रकीर्णन कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है लट, जीरा यानी जंतुओं द्वारा होता है इसका प्रकीर्णन, कमल का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है और नारियल का प्रकीर्णन भी जल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर है, निम्न पर टिप्पणी लिखें, यानी द्विनिषेचन व भ्रूणता। तो इसमें पहले हम द्विनिषेचन के बारे में पढ़ेंगे। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणकोश में एक अंडकोशिका तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं और प्रागनलिका में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। अगला देखेंगे हम बहुभ्रूणता के बारे में। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे
बहुभुरुड़ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, परागकण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? आंसर है, परागकण वह क्रिया है जिसमें पुष्प के परागकण पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है। परागकण क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला स्वपरागकण, स्वपरागकण, परपरागण। अब इसमें हम देखेंगे स्वपरागण क्या है। तो स्वपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागण यानी परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है, स्वपरागण कहलाते हैं। अगला देखेंगे हम परपरागण क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है, पर परागकण कहलाता है। तो ये हुआ स्वपरागण और परपरागण। अब आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाइलम तथा फ्लोएम के मुख्य कार्य बताइए। इसमें जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखना है आपको। तो जाइलम यानी जाइलम एक जटिल ऊतक है। जाइलम जल तथा खनिज लवणों का संवहन करने का कार्य करता है। अब आगे देखेंगे फ्लोएम क्या है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम तथा फ्लोएम को संयुक्त रूप से संवहन बंडल कहा जाता है। यानी जाइलम संवहन वो फ्लोएम है, उसके संयुक्त रूप को संवहन बंडल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निषेचन क्या है? आंसर है, वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं मिलते हैं, निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, यानी जाइगोट भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण से नए जीव का निर्माण होता है। तो ये था निषेचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, किण्वन क्या है? किण्वन तथा अनावश्यक श्वसन में अंतर बताना है आपको। आंसर है, किण्वन यानी किण्वन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन की अभिक्रिया जीवित कोशिका के बाहर होता है। किण्वन की प्रक्रिया जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, यानी जो जाइमेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में होता है। जाइमेज एंजाइम ईस्ट कोशिका में पाया जाता है। तो ये था किण्वन के बारे में। अब आगे देखेंगे हम, अंतर देखेंगे। किण्वन की प्रक्रिया जीवित कोशिका के बाहर होता है, जबकि अनाज की श्वसन जीवित कोशिका में होता है। यानी जो किण्वन की प्रक्रिया वो जीवित कोशिका के बाहर होती है और अनाज की श्वसन की जो जीवित कोशिका में होता है, जो अनाज की श्वसन है वो जीवित कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? आंसर है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल प्राप्त कर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्वसन क्या है? आंसर है, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और साथ ही साथ ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो श्वसन कहलाता है। दोस्तों आप इसको नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, मापन तथा मात्रक से आप क्या समझते हैं? तो मात्रकों की मानक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को समझाना है आपको। आंसर देखेंगे, किसी अज्ञात राशि की दूसरी ज्ञात स्थिर मात्रक
राशि के साथ तुलना करने की क्रिया जो होती है वो मापन कहलाती है। किसी भौतिक राशि का मात्रक निश्चित करने के लिए इस राशि की एक नियत परिणाम को मानक मान लिया जाता है। आगे देखेंगे हम, मानक मान लिया जाता है तथा इस परिणाम की संख्या मान 1 माना जाता है। इस मानक के नाम को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक की मानक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। यानी मात्रक की मानक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के 7 मूल मात्रक हैं तथा 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। मात्रकों की मानक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार निश्चित मूल राशियां तथा उसके मात्रक निम्नवत हैं। तो चलिए हम देखते हैं राशि और मात्रक कौन कौन से हैं। इसमें पहली राशि है, इधर मात्रक है क्रम संख्या, यानी पहली राशि लंबाई है जिसका मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड है, ताप का मात्रक केल्विन है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। आगे देखेंगे हम, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। आणविक मात्रा का मात्रक मोल है। तो ये थे कुछ राशियाँ और उनके मात्रक। अगला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, गति क्या है? न्यूटन की गति विषयक नियम का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। न्यूटन के गति विषयक नियम इस प्रकार हैं। जैसे प्रथम नियम है, यानी पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि गति की अवस्था, आगे देखेंगे, गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी जो जिस अवस्था में है वो वस्तु उसी अवस्था में रहेगी। द्वितीय नियम है, प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन से तात्पर्य है त्वरण उत्पन्न होने से, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इस तरह के संबंध, यानी इस तरह के संबंध वस्तु पर इस तरह के संबंध में प्रयोगों द्वारा निम्न तथ्य ज्ञात होते हैं। पहला तथ्य है, त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। त्वरण पिंड वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखेंगे हम, तृतीय नियम क्या कहता है। तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण आपको इसका बता दें, जैसे दीवार हुई, आप दीवार को धक्का देंगे तो उतना ही जोर दीवार भी आपको उतना ही उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करेगी। तो ये हुआ तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार बताना है आपको। आंसर है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति के प्रकार है, पहला है ऋजु रेखीय गति, यानी जब कोई वस्तु किसी ऋजु रेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में गति करती है तो उस गति को ऋजु रेखीय गति कहलाती है। तो आप देख सकते हैं, ये है उदाहरण है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु, ये ऋजु रेखीय गति के उदाहरण है। आगे देखेंगे हम, उदाहरण है स्वतंत्र गति, सीधी पटरी पर रेलवे ट्रेन की गति, ये सब उदाहरण थे ऋजु रेखीय गति के। अब दूसरा देखेंगे, वृत्तीय गति क्या है? इस प्रकार की गति में वस्तु किसी वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर गति करती है। उदाहरण है
किसी सुई की नोक की गति 3, यानी जो तीसरा है ये हो गया वृत्तीय गति का उदाहरण। आपका तीसरा गति है दोलन गति। इसके बारे में देखेंगे। इस प्रकार की गति में वस्तु अपने मार्ग के निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार गति करती है। इसे उदाहरण हुआ घड़ी के पेंडुलम की गति और किसी झूले की गति। जैसे कि घड़ी है तो ये आपकी चारों तरफ ही घूमेगी, तो ये हो गया दोलन गति के उदाहरण थे। आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रव्य क्या है? द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, समझाइए। आंसर है द्रव्य उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। द्रव्य विश्व का वह अवयव है जो स्थान घेरता है, जिसमें जड़त्व अथवा द्रव्यमान होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है। अब आगे देखेंगे हम द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए हम ठोस के बारे में देखते हैं। ठोस अवस्था यानी वह अवस्था जिसमें द्रव्य वस्तु के आयतन तथा आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे लकड़ी और बर्फ। आगे देखेंगे हम द्रव अवस्था के बारे में देखेंगे। वह अवस्था जिसमें द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, जैसे जल और तेल। आगे देखेंगे हम तीसरी अवस्था है गैस अवस्था, यानी वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, गैस अवस्था कहलाता है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आगे देखेंगे तो आपने पढ़ा तीनों अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव और गैस। आगे 19 नंबर है, यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? आंसर है यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो द्रव्यमान के अनुसार 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है। आधुनिक संकल्पना के अनुसार यौगिक कैसा शुद्ध पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक विभिन्न परमाणु क्रमांक। आगे है परमाणु क्रमांक आँखों के परमाणुओं के संख्या एक निश्चित अनुपात के परस्पर रासायनिक संयोग के द्वारा अणु बनती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है, मिश्रण क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? आपको बताना है मिश्रण क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। मिश्रण कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं। ऐसे पदार्थों को अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के बनने में अवयवी तत्व तथा यौगिक परस्पर रासायनिक संयोग नहीं करते, इससे इसमें अवयवी पदार्थों के गुणधर्म सदैव विद्यमान रहते हैं। आगे देखेंगे, यानी मिश्रण से उन्हें सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक पृथक यानी अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। अतः जब 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है, आगे देखेंगे, मिलाया जाता है और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, तो ऐसे पदार्थों का मिश्रण कहते हैं। इसमें अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं और इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। आगे देखेंगे हम मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, यानी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो ये हो गया मिश्रण के प्रकार। प्रश्न नंबर 21 है, विलयन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? आंसर है विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, अर्थात
पदार्थ की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, वे विलयन कहलाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं विलयनों के कौन कौन से प्रकार हैं। विलयन के प्रकार संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक में विलय की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा में उपस्थित रहती है। दूसरा है असंतृप्त विलयन, यानी वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा उसमें घुलता जाता है जब तक कि विलेय संतृप्त न हो जाए। आगे देखेंगे हम। 22 नंबर है, पुष्प का निर्माण किससे होता है? पुष्प के कितने भाग हैं? देखेंगे आंसर है पुष्प का निर्माण पत्तियों के रूपांतरण से होता है। पुष्प के भाग, पुष्प से फल का निर्माण होता है। तो चलिए हम देखते हैं पुष्प के भाग कौन कौन से हैं। पुष्प के भाग यानी बाह्य दल पुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता दें आपको कि बाह्य दल क्या है। पुष्प का यह भाग हरे रंग का होता है। यह पुष्प के कली को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जो बाह्य दल है आपका। अगला है दलपुंज। पुष्प के रंगीन भाग को दलपुंज कहते हैं। यह परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है। आगे देखेंगे हम पुंकेसर। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का भाग परागकोश यानी परागकणों को रखता है। अगला है स्त्री केसर। पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर का एक भाग अंडा से होता है। इसी भाग में बीज का निर्माण बीजांड कहलाता है। तो ये था कुछ पुष्प के भाव के बारे। क्वेश्चन नंबर 23 है, पत्तियों का प्रमुख कार्य बताइए। आंसर है पत्तियों के विभिन्न भागों में से एक भाग पत्ती होती है। यह भाग वायवी होती है। पत्तियों का प्रमुख कारण निम्न है, यानी पत्तियां पुष्पों का निर्माण करती हैं। आगे देखेंगे पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। इसका क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करने में मदद करता है। पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। आप नोट कर सकते हैं इसको, यानी जो पत्तियां होती हैं उसको पौधों का रसोई घर कहा जाता है। पौधों के भोजन को मंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 है, उभयचर किसे कहते हैं? तो वे प्राणी जो जल तथा स्थल दोनों पर निवास करते हैं वे वह चर कहलाता है, जैसे मेढक, कछुआ आदि। 20 नंबर 5 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे शरीर के ज्ञान इंद्रियों के नाम बताइए एवं उसके कार्य भी बताइए। तो पहला है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो आप कार्य तो लिख ही सकते हैं। आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं, जीभ से स्वाद और त्वचा से जो रोम छिद्र होता है वो हमारे शरीर की रक्षा करती है। और जो उसमें रोम छिद्र होते हैं उससे हमारे जो शरीर सांस लेती हैं। तो आगे देखेंगे हम। चलिए हम आपको बता दें, इसमें दिखा भी देते हैं। किसी वस्तु को देखने का काम होता है आपका कान जो है, कान से विभिन्न ध्वनियों को सुना जा सकता है। और जो आपकी नाक है, नाक से विभिन्न पदार्थों का सुगंध जाना जा सकता है। आगे देखेंगे हम जीभ के बारे में, यानी जो जीभ होती है, जीभ से विभिन्न पदार्थों के स्वाद का अनुमान लगाया जा सकता है। त्वचा यानी त्वचा से संवेदन ग्रहण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर 6 है, चुंबकीय बल पर टिप्पणी लिखना है आपको। आंसर है चुंबकीय बल लोहे की छोटी छोटी कीलें तथा एक दंड चुंबक ले लो। कीलों को मेज के ऊपर रखें, चुंबक के पास तक ले जाएं, देखें आप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम। चुंबक लोहे की कील को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। आगे देखेंगे 27 नंबर है, घर्षण बल क्या है?
घर्षण से हानि तथा लाभ बताइए। क्वेश्चन है, किन्हीं दो सत्रों के संपर्क तारों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी घर्षण बल की जो निर्भरता है वो देखेंगे। घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों तक की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु उसका क्षेत्रफल पर यानी उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके दोस्तों, ज़्यादा तेज लगे तो आप रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, घर्षण बल के अपने दैनिक जीवन में उपयोगिता क्या है। तो आपने देखा होगा कि बस की सतह चिकनी होती है, फलस्वरूप बर्फ की सतह पर घर्षण बल कम होता है, अतः उस पर हम साधारणतः चल या दौड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों यहाँ बर्फ रहेगा आपका। अगला पॉइंट है, घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। ये हो गया आपका। आगे देखेंगे हम, पॉइंट नंबर 3 है, पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव होता है। अगला पॉइंट है, मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों की पहिए तथा सड़कों की सतह के मध्य घर्षण बल लगाने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। आगे देखेंगे, घर्षण बल की जो हानि है हम उसको देखेंगे। घर्षण बल के कारण वाहनों के पहियों के टायर घिस जाते हैं। दूसरा है, जमीन तथा ज्योति के बीच घर्षण जूते घिसकर टूट जाते हैं। अगला पॉइंट है 3 नंबर है, घर्षण बल के कारण ही विभिन्न प्रकार की मशीनों के कलपुर्जे घिसकर टूट जाते हैं। गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ों की सूखी डालियों अथवा पत्तियों के बीच घर्षण बल के कारण जंगलों में आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर है, 28 नंबर 28 नंबर है कि घर्षण बल कम करने का उपाय बताइए। तो आंसर है, घर्षण बल कम करने के उपाय आपने देखा होगा कि मशीनों के कलपुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उसके घर्षण बल को कम किया जाता है। आपने कभी सोचा होगा कि वायुयान एवं नावों का निर्माण करने के में किस बात का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। मछली एवं चिड़ियों के शरीर की आकृति को ध्यान से देखिए। इन्हीं आकृति यानी ऐसी होती है, इनकी आकृति नाव के समान एक विशेष आकृति होती है। इसमें वायु एवं जल द्वारा घर्षण बल कम होता है, जिससे यह हवा या पानी में आसानी से चलते हुए या तैर या उड़ सकते हैं। तो ये था। अब आगे देखेंगे, एवं चिड़ियों के शरीर की आकृति को ध्यान से देखिए। इनकी आकृति ऐसी क्यों होती है? एक विशेष आकृति होने से इनमें वायु एवं जल द्वारा घर्षण बल कम लगता है, जिससे यह हवा या पानी में आसानी से चलते हुए तैर या उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर है, धारिता किसे कहते हैं? आंसर है, जब कोई बर्तन द्रव से पूरा भर दिया जाता है तो उस द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता है। बर्तन का यही सही स्थान उसका भीतरी आयतन है, जिसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। बर्तन की धारिता की माप लीटर में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर है, द्रव्यमान का मापन एवं मापन के उपकरणों को स्पष्ट करना है आपको। आप जब भी अपने पिताजी या माँ के साथ अनाज, फल तथा सब्जी खरीदते हो तो दुकानदार सामान को किस माप से देता है? आप प्रायः
पाते हैं कि वह किलोग्राम या ग्राम में तौल कर सामान देता है। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। एक समानता के लिए समस्त संसार के अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी किया जा रहा है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। यह संक्षेप में किलोग्राम से व्यक्त होता है। तो दोस्तों ये था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।